नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग समास पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जिससे कि एक बार पढ़ लेने के बाद हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। और जानते ही हैं आप कि जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं सब में हिंदी पूछा जाता है और हिंदी के जहाँ भी प्रश्न रहेंगे वहाँ समास के 2-3 प्रश्न रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये कन्फर्म है। तो अगर इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमारे 2-3 प्रश्न हर परीक्षा में कहीं नहीं गए, ठीक है। तो इसको पूरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और हर चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा जितना बता रहा हूँ, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? द्विगु समास, जो कि सबसे आसान सा है, ठीक है। इससे आसान समास में पूरे समास में कोई नहीं है। सबसे आसान समास द्विगु समास है इसको पहचानने का, कि इसको कैसे पहचानेंगे इसको। इसमें लिखा हुआ है, आप परिभाषा देख सकते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस एक चीज हमें ध्यान देना है कि प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होना चाहिए, या प्रथम पद जो है, कोई भी समास जो होता है 2 पदों से मिलकर बना होता है, उसमें जो पहला पद होगा, पहला पद वो जो होगा संख्यावाचक होगा, यानी कि कोई ना कोई संख्या को वो दर्शा रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है यहाँ पर चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या है? यानी कि 4 भुजाओं वाला। नवग्रह मतलब 9 ग्रह। नवरत्न मतलब यहाँ भी है 9। दोपहर मतलब 2 पहर, यानी कि 2 पहर। चौराहा मतलब 4 राह, ठीक है। 4 राहों का जहाँ मिलन होता है उसको चौराहा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो पहला शब्द है वो सब के सब किसी न किसी संख्या को परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। तो द्विगु समास सबसे आसान समास है, इसको बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। किसी भी शब्द में अगर संख्यावाची शब्द हो, कोई प्रथम पद अगर संख्यावाची हो तो वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है द्वंद्व समास, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें परिभाषा दी गई है, उसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? जिसके दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। 2 पद होते हैं और वो दोनों पद प्रधान होते हैं क्योंकि दोनों समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, इसका विग्रह करने के लिए 2 पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है, ठीक है। और या, ठीक है। ये 2 शब्द यानी कि 2 योजक शब्द जो हैं, इनका प्रयोग अगर कहीं दिखे तो वो सीधा सीधा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है रात दिन। तो आप रात दिन को पढ़ेंगे तो उसमें रात और दिन हो जाएगा, ठीक है। रात और दिन, रात या दिन, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। जहाँ भी इस तरह का लिखे और या अगर लगा सकते हैं उसमें तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन में भाई और बहन, माता या पिता, रोटी और दाल, नाक या कान, भला और बुरा, भूखा या प्यासा, ठीक है। इस तरीके से आप जहाँ भी या और इन दोनों का प्रयोग मिल जाए वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो समास है, समास 3, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ठीक है। ये भी बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर ऑप्शन आपके पास दिए गए हों तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप 1 सेकंड में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कर्मधारय समास? इसमें परिभाषा क्या दी हुई है? जिस समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, ठीक है, वो कर्मधारय समास हो जाता है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर किसी शब्द का विग्रह करने पर के जैसा का प्रयोग करना पड़ता है तो वो कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देख लिया आपने। विशेषण यानी कि पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह ध्यान रखना है कि पहला पद जो है विशेषण है और दूसरा विशेष्य। और दूसरी बात जो है के जैसा का प्रयोग करना पड़ता है। ये 2 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो है इधर वाला जो पार्ट है हम इसको देखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? नील कमल, ठीक है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। कमल है विशेष और नील जो है ये विशेषण है, यानी कि कमल जो है नीला है, यानी कि नीला उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए नील जो है विशेषण हो जाएगा।
महात्मा यानी कि महान आत्मा, अगर इसका विच्छेद करेंगे आप तो महान आत्मा, तो पहला पद जो हो जाएगा वो विशेषण यानी कि महान जो है विशेषण और आत्मा या विशेष्य हो जाएगा। पीत सागर, ठीक है, पीत सागर यानी कि पीला सागर, तो पीत का मतलब पीला यानी कि ये विशेषता बता रहा है। महावीर यानी कि महान वीर, महा जो है इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो पहली जो परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से आप समझ गए कि इसमें कैसे हमको पहचानना है। दूसरा हमने बताया था कि अगर किसी शब्द का विग्रह करने पर के जैसा का प्रयोग करना पड़ता है तो वो भी कर्मधारय समास होता है। के जैसा या के सदृश, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, चरण कमल, ठीक है, कमल के समान चरण यानी कि कमल के जैसा चरण, कमल के सदृश चरण, ठीक है। वेग, वायु वेग, वायु के जैसा वेग, ठीक है, वायु का वेग जो होता है उसी वेग जैसा कोई वेग है उसकी तुलना की जा रही है। चंद्र मुख यानी कि चांद के जैसा मुख, चांद्र के सदृश मुख। मृग लोचन, मृग के सदृश यानी कि मृग के जैसा लोचन, मृग के जैसा आंख, ठीक है। अगर ऐसा मिलता है कुछ भी तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है चौथा बहुब्रीहि समास। इसमें 3 तरह की परिभाषाओं के द्वारा हमने समझाया है आपको, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 3 तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। जिस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वो बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। सबसे पहला है कि जिस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ, ठीक है, दोनों मिलकर अगर कोई नया अर्थ देते हैं तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला देख सकते हैं त्रिनेत्र, ठीक है। त्रिनेत्र जो है अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था आपको, जो पहला वाला वो द्विगु समास हमने बताया था, उसमें ये कहा था कि जिसमें भी कोई संख्यावाची शब्द दिखे वो द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। तो त्रिनेत्र जो है ये एक द्विगु समास भी है, ठीक है, लेकिन ये अगर ऑप्शन में आपके पास बहुब्रीहि या द्विगु दोनों एक साथ हो तो उसमें हम बहुब्रीहि समास ही इसको टिक करते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, 3 नेत्र हैं जिसके, यानी कि शंकर, ठीक है। एक नया अर्थ प्रदान कर दिया ना इसने, त्रिनेत्र का मतलब शंकर हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गणेश। जो कोई अलग अर्थ प्रदान कर देता है वो बहुब्रीहि हो जाता है। जैसे चतुर्भुज, ठीक है, 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, यानी कि वीणा है जिसके हाथ में, उसको क्या कहते हैं, सरस्वती। तो जो भी शब्द मिल करके एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। उसमें अगला एक और परिभाषा हमने दिया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला, जिस समास में पहला पद साथ बोधक हो, ठीक है, ये समास लिखा गया है, सॉरी समास होगा ये, पहला पद क्या हो, साथ बोधक हो, जिसमें साथ होने का बोध हो। जैसे सचेत, ठीक है, यानी कि चेतना के साथ। सपरिवार यानी कि परिवार के साथ। सबल यानी कि बल के साथ, जिसमें साथ होने का बोध हो उसमें बहुब्रीहि समास ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है तीसरा जो हमने एग्जाम्पल दिया है, तीसरा जो परिभाषा इसका दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पदों का वर्णन किया गया हो, जैसे गाला गाली, घात फिर प्रतिघात यानी कि गाला फिर गाली, बाता बाती, धक्का मुक्की, लाठा लाठी, यानी कि एक तरफ से अगर घात होता है तो उसका जब प्रतिघात होता है, इस तरह के शब्दों में भी यही बहुब्रीहि समास ही हो जाता है, ठीक है। अगला है 5वां तत्पुरुष समास। ये भी बहुत ही आसान है, इसको आप देख सकते हैं क्या है। तत्पुरुष समास परिभाषा क्या लिखा गया है, जिस शब्द का विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह, ठीक है, इसकी ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह दिखे तो तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ध्यान रखने वाला यही है कि कारक चिन्ह मिल जाएगा और अंतिम पद प्रधान होगा। तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है गगन चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला, ठीक है। को यहाँ शब्द आ गया ना, को यानी कि कर्म कारक यहाँ पर आ गया, को आ गया, तो ठीक है। नेत्रहीन,
नेत्रहीन आ गया है। नेत्रहीन का क्या है? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, यानी कि यहाँ पर कर्ण आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कर्ण कारक आ गया है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। धनहीन, धन से हीन, यहाँ से आ गया है ना, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल, तो ये का जब आ जाएगा तो ये संबंध कारक हो जाएगा। नगर प्रवेश, नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश, जहां भी मतलब कोई कारक चिन्ह लग जाए तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है और अंतिम जो है अव्ययी भाव समास। इसको देखेंगे कि ये क्या है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे। अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो अव्यय शब्द हम उनको कह सकते हैं जो शब्द अकेले रह के कोई भी अर्थ प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिदिन। ठीक है, इसका पहला पद प्रधान है, यानी कि पहला पद क्या है? वो है प्रति। अगर प्रति शब्द अकेले हो तो इसका हम क्या अर्थ देंगे? इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा प्रति शब्द अगर अकेले होगा। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, अगर यथा कहीं अकेले लिखा हुआ है तो इसका कोई क्या अर्थ समझेगा? यथा, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों में पहला पद जो होता है अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे बेशर्म, जो बे है, बे अगर अकेले रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, बेकाम। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्लीज़ तो कमेंट में आप ये ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो है कैसा लग रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।